इन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। ये आह्वान दोपहर 4 बजे तक किया गया था। कई राज्यों के अंदर इसका व्यापक असर भी दिखाई दिया। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति बनी रही। कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, आरजेडी, टीएमसी, जेडीएस, डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस समेत वामपंथी दलों ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष बंजर जमीन पर खेती करने की कोशिश कर रहा है, वो सफल नहीं होगा। तो वहीं आज के भारत बंद को लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी भानु के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए बंद को तालिबानी कदम करार दिया और कहा कि राकेश टिकैत खुद को किसान नेता कहते हैं और फिर भारत बंद की घोषणा करते हैं, जो अर्थव्यवस्था और किसानों को प्रभावित करता है। इससे किसी का भला कैसे हो सकता है? वो किसी तरह की गतिविधि को जारी रखते हुए तालिबान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। वहीं राकेश टिकैत ने आज भारत बंद को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक करार दिया। साथ ही जिन्होंने भारत बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उन सभी का धन्यवाद दिया। उनका भी धन्यवाद राकेश टिकैत ने दिया, जिन्हें आज जाम की वजह से या किसी भी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। हेल्थ सेक्टर में भारत की ओर से एक और अहम कदम बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को हेल्थ आईडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी कदम है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज में इस योजना ने अहम भूमिका निभाई है। अब डिजिटल फॉर्म में आने से इसका विस्तार हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर किसी को हेल्थ आईडी मिलेगी। इसकी मदद से मरीज और डॉक्टर अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। अस्पताल, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पीएम मोदी बोले कि डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के नागरिकों की ताकत को बढ़ा दिया है। हमारे देश में 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल यूजर, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर और 43 करोड़ जनधन खाते हैं, जो कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है। बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास पुराना रहा है। ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जब बंगाल में खून खराबा ना हुआ हो। अब भवानीपुर सीट पर उपचुनाव है और इसी को लेकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर में जोरदार बवाल हुआ। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की जांच सीबीआई कर रही है और भवानीपुर सीट पर उपचुनाव भी है। ये उपचुनाव बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी अहम है। लिहाजा बीजेपी हो या फिर टीएमसी, दोनों जी तोड़ मेहनत कर रही है। लेकिन भवानीपुर में एक बार फिर हिंसा देखने को मिली। बीजेपी सांसद दिलीप घोष चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने घोष पर हमला कर दिया। इसी दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। इसी दौरान हालात बिगड़ते बिगड़ते बचे। बीजेपी और टीएमसी में सियासी जंग शुरू हो गई है। इधर शुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि जब चुनाव प्रचार नहीं किए जा सकते हैं तो उपचुनाव भी रद्द हो। इसी को लेकर इधर देखा जाए तो टीएमसी ने दिलीप घोष पर हुए हमले को ड्रामा बताया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं भाजपा भी यूपी को हर हाल में जीतना चाहती है। लिहाजा बीजेपी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के रण में अपने नेताओं की टीम उतार दी है। इसके लिए बीजेपी ने सुपर 30 टीम तैयार की है, जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर शामिल है। बीजेपी 2022 में यूपी को हर हाल में जीतना चाहती है, तभी तो चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बड़ी चुनावी रणनीति बनाई है। बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 का रण जीतने के लिए अपनी सुपर 30 टीम तैयार की है और इस सुपर 30 टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर नेता शामिल है। यूपी में बीजेपी ने अपने संगठन को 6 क्षेत्र में बांटा हुआ है और इन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व ने 6 क्षेत्रों में 6 संगठन प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा प्रदेश संगठन ने 6 क्षेत्रों के लिए प्रदेश के 6 महामंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों का प्रभारी बनाया है। एक महामंत्री को कार्यालय का प्रभार सौंपा गया है। बीजेपी की ये टीम अलग अलग मोर्चे पर काम करेगी। कोई पश्चिम क्षेत्र संभालेगा तो कोई ब्रज क्षेत्र संभालेगा, कोई अवध संभालेगा तो कोई काशी क्षेत्र संभालेगा। विधानसभा चुनावों में संकल्प पत्र से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक में इस सुपर 30 टीम की अहम भूमिका रहने वाली है। इसके लिए ये टीम लगातार तय रोडमैप के मुताबिक काम करने में जुटी हुई है। भाजपा अपने सियासी समीकरण को तेज करने में लगी हुई है और
प्रदेश के वोटर्स को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि ये तो अब देखने वाली बात होगी कि यूपी का वोटर किसे चुनेगा। ये बात तो चुनावी परिणाम के बाद पता चलेगी। भगत सिंह की जयंती के मौके पर सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी मंगलवार को कांग्रेस में शामिल होंगे। कन्हैया के नजदीकी सूत्रों से पता चला है कि मंगलवार शाम कांग्रेस मुख्यालय पर राहुल गांधी की मौजूदगी में जिग्नेश और कन्हैया दोनों ही कांग्रेस का दामन थामेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस में शामिल होने से पहले कन्हैया और जिग्नेश दिल्ली के आईटीओ पर स्थित शहीदी पार्क में भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, जहां उनके साथ राहुल गांधी भी नजर आएंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां मौजूद रहेंगे। इसके बाद सभी कांग्रेस दफ्तर आएंगे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों युवा नेता देश भर में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनों की मुहिम चला सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने वाले युवा नेता कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी से काफी ज्यादा प्रभावित है। इन दोनों युवा नेताओं को जोड़ के राहुल एक नई टीम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कांग्रेस को क्या फायदा होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इन दिनों पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर में कल और आज उन्होंने जहां समय बिताया, वहीं आज जैसलमेर में वार रूम में जाकर जिस तरीके से सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया, उसके साथ ही जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी। उसके बाद जोधपुर पहुंचने पर जोधपुर के एयरपोर्ट पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के अलावा महापौर व जनप्रतिनिधियों द्वारा उनकी अगवानी की गई। एयरपोर्ट से सीधा वेंकैया नायडू अपनी धर्मपत्नी के साथ में 550 साल पुराने मेहरानगढ़ किले पहुंचे, जहां विश्व पर्यटन दिवस पर उन्होंने इस किले को जहां निहारने के साथ पूरे जोधपुर का नज़ारा किले की प्राचीर से देखा। उसके बाद सर्किट हाउस में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के इस आयोजन में नामी ग्रामी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। तो वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जोधपुर में 30 सितंबर तक रहेंगे। 30 सितंबर को यहां से उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। संयुक्त किसान मोर्चा के बंद के आह्वान का बीकानेर में भी मिला जुला असर दिखा। शहर में दुकानें बंद करवाई गई, कई जगह झड़पें भी हुई, टायर भी फूके गए। कामरेड जेठाराम लाखूसर की अगुवाई में शहर में प्रदर्शन हुआ, तो वहीं कई उपखंड मुख्यालयों पर भी विरोध जताया गया। लूणकरणसर में ये आक्रोश खासा तेज रहा। यहाँ पर किसान नेता महिपाल सारस्वत सहित कई लोगों की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ और लूणकरणसर के विधायक सुमित गोदारा को विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरअसल इन किसानों का कहना था कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसे में अब यही तरीका बचता है। वहाँ पर सुमित गोदारा की गाड़ी के सामने कई किसान नेता आ गए। बाद में पुलिस ने समझाइश के बाद चीज़ें ठीक हुई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन अब धीरे धीरे तेज हो रहा है और जब भी इस तरह के कॉल्स होते हैं तो उपखंड मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलन का असर भी दिखने लगा है। बीकानेर में एक दुकानदार के साथ झड़प भी हुई, जहां पर पुलिस को बुलानी पड़ी। किसान नेताओं ने कहा कि हम हमारी मांग रख रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो हमें बंद जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। रीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा करते हुए कल धरे गए मुन्नाभाई सुरेश बिश्नोई को लेकर कोटा ग्रामीण पुलिस ने आज किए कई चौंकाने वाले खुलासे। ये मुन्नाभाई जालोर निवासी सुरेश बिश्नोई खुद पेशे से एक सरकारी अध्यापक है और अपने बुआ के बेटे के स्थान पर रीट की परीक्षा में शामिल हो रहा था। यही नहीं, इस मुन्नाभाई ने अपने बुआ के बेटे हनुमान राम बिश्नोई से रीट परीक्षा को पास करने के एवज में 7 लाख रुपए का सौदा भी किया था। असल में सुरेश और हनुमान राम बिश्नोई दोनों की आपस में शक्ल मिलती जुलती थी, इसीलिए इस मुन्नाभाई ने एडमिट कार्ड पर फोटो अपना लगा दिया और बाकी सारी डिटेल हनुमान राम बिश्नोई की ही रखी। ये सुरेश बिश्नोई पकड़ में भी नहीं आता, लेकिन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इस बारे में एक स्पेसिफिक इनपुट मिला था, जिसको डेवलप करते हुए कोटा जिले के तातेड़ परीक्षा केंद्र की दूसरी पारी से इस मुन्नाभाई सुरेश बिश्नोई को कोटा ग्रामीण की स्पेशल पुलिस टीम ने कल दबोच लिया था। बहरहाल पुलिस को शक है कि शायद इससे पहले भी सुरेश बिश्नोई डमी परीक्षार्थी के तौर पर बैठकर कुछ अभ्यर्थियों को शायद पहले परीक्षा पास करा चुका होगा। बहरहाल कोटा ग्रामीण पुलिस एसपी शरद चौधरी ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि हमने इस पूरे मामले में बाड़मेर और जालोर इन दोनों जगहों पर टीमों को रवाना किया है और मुन्नाभाई सुरेश बिश्नोई को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है।
लेक सिटी उदयपुर में विश्व पर्यटन दिवस आज उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आज पर्यटन विभाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदयपुर आने वाले सैलानियों का स्वागत और सत्कार किया गया। झीलों के शहर उदयपुर में विश्व पर्यटन दिवस को उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर देश के विभिन्न इलाकों से आए सैलानियों का स्वागत सत्कार किया गया और उनके मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित हुए। शहर की सहेलियों की बाड़ी में पर्यटन विभाग की ओर से कई कल्चरल इवेंट आयोजित हुए। इस मौके पर पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने साफ किया कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद लेक सिटी में पर्यटन व्यवसाय को बूस्ट मिला है और आने वाले दिनों में लेक सिटी का पर्यटन तेजी से बढ़ेगा। दरअसल पर्यटन विभाग की माने तो आने वाला समय उदयपुर के लिए पर्यटन के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है। सिर्फ यही नहीं, पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने उदयपुर आने वाले तमाम देशी और विदेशी सैलानियों से अपील की है कि वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके।